क्या आप जानते हो आपका दिमाग एक सेकंड में हजारों फैसले लेता है। लेकिन क्या आप जानते हो ये कैसे काम करता है? और यही तो आज का हमारा मिशन है। मतलब बाहर से देखने में मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन जितना रहस्यमयी लगता है ना, अंदर से वो उतना ही तार्किक है, एकदम लॉजिकल। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हमारे पास जो नोट्स और विजुअल गाइड हैं, उनके जरिए हम इसी जटिल नक्शे को डिकोड करेंगे। मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारे छोटे बड़े काम, हाँ, यहाँ तक कि हमारा पूरा अस्तित्व। राइट, हमारा अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा किस वक्त एक्टिव है। सही कहा। और इसे समझने के लिए हमें इसे अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है। मतलब सोचिए कि आपके पास किसी बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स इमारत का नक्शा है। अगर आप उसे सिर्फ सामने से देखेंगे तो क्या आपको पीछे के कमरों का पता चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ फ्रंट एलिवेशन दिखेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए रिसर्चर्स ब्रेन को मुख्य रूप से 3 अलग अलग व्यूज से स्टडी करते हैं, कोरोनल, सैजिटल और हॉरिजॉन्टल। मैंने नोट्स में ये ग्रिड इमेजेस देखी थी। तो कोरोनल का मतलब तो बेसिकली ऐसा हुआ ना, जैसे जैसे हम ब्रेड के स्लाइस को एकदम सामने से देख रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। कोरोनल व्यू में हम ब्रेन को सामने से स्लाइस में देखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दाएं और बाएं हिस्से आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। और फिर आता है सैजिटल व्यू। सैजिटल मतलब साइड प्रोफाइल, राइट? बिल्कुल। जैसे अगर आप साइड से ब्रेन को स्लाइस करके देखें, इससे ये क्लियर होता है कि ब्रेन में आगे से पीछे तक की संरचनाएं एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। और तीसरा व्यू था हॉरिजॉन्टल। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब जैसे हम किसी ड्रोन कैमरे से ऊपर से देख रहे हो, एक बर्ड्स आई व्यू। हाँ, एकदम सही। और इन तीनों एंगल्स के बिना ना पूरे ब्रेन की 3D मैपिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये 3D मैपिंग वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज जिसने मुझे नोट्स पढ़ते वक्त सच में बहुत कंफ्यूज किया, वो थी डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी। मतलब दिशा बताने वाले शब्द। अच्छा, कौन से शब्द? मतलब लैटरल का मतलब साइड में होता है और मीडियल का मतलब बीच में। ये तो काफी लॉजिकल लगा, लेकिन ये जो डॉर्सल और वेंट्रल है ना, इन्होंने मेरा सिर घुमा दिया। अरे, न्यूरोसाइंस पढ़ने वाले हर स्टूडेंट का सबसे बड़ा आहा मोमेंट यही होता है। डॉर्सल और वेंट्रल सच में बहुत ट्रिकी हैं। ट्रिकी क्यों? दिशा तो दिशा होती है ना। क्योंकि मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड में हाँ। इन शब्दों का मतलब एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो डॉर्सल का मतलब होता है ऊपर। हाँ, और यही तो कैच है। ब्रेन में डॉर्सल का मतलब ऊपर है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जाती इसका मतलब पीछे यानी बैक हो जाता है। ऐसा क्यों यार? मतलब पूरा नर्वस सिस्टम तो एक ही है ना। असल में इसका जवाब हमारे इवोल्यूशन में, विकास के क्रम में छिपा है। आप किसी 4 पैरों वाले जानवर को इमेजिन कीजिए, जैसे कुत्ता या बिल्ली। ठीक है, कर लिया। उनका सिर और उनकी स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं, है ना? हाँ। तो उनके लिए डॉर्सल का मतलब सिर्फ उनकी पीठ वाला हिस्सा होता है, जो सिर से लेकर पूंछ तक एकदम सीधा रहता है। अच्छा, तो उनके लिए डॉर्सल हमेशा पीठ की तरफ है। राइट। लेकिन हम इंसान लाखों सालों के विकास के बाद 2 पैरों पर खड़े हो गए। ओहो, मतलब जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो सीधा देखने के लिए हमारा सिर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लगभग 90 डिग्री पर मुड़ गया। एग्जैक्टली। और इस 90 डिग्री के घुमाव की वजह से ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा था और रीढ़ की हड्डी का जो पीछे का हिस्सा था, वो दोनों विकास के नजरिए से एक ही डॉर्सल सतह रह गए। वैज्ञानिकों ने इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट करते हुए नाम नहीं बदले। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। सीधा खड़े होने की वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ। तो इसको याद रखने के लिए क्या हम डॉल्फिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं? डॉल्फिन? मतलब आप डॉर्सल फिन की बात कर रहे हैं? हाँ, डॉल्फिन की पीठ पर जो फिन या पंखुड़ी होती है उसे डॉर्सल फिन कहते हैं। तो बस उस पीठ की पंखुड़ी को याद रखना है। इंसानों में स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो पीठ है, और चूंकि सिर 90 डिग्री घूम गया है तो सिर के लिए वो ऊपर हो गया। ये बहुत ही ब्रिलियंट रिवीजन टिप है। जो भी स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं वो डॉल्फिन वाली एनालॉजी से इसे कभी नहीं भूलेंगे। और इसी लॉजिक से वेंट्रल का मतलब ब्रेन में नीचे होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में आगे पेट की तरफ हो जाता है। और रोस्टल ब्रेन में आगे चेहरे की तरफ है, लेकिन रीढ़ में ऊपर की तरफ। एकदम परफेक्ट। तो चलिए इसी बात पर एक छोटा सा सवाल छोड़ते हैं। सोचिए और बताइए, अगर कोई सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हिस्से में है तो वो इंसान के शरीर में किस दिशा में होगा? इसका जवाब तो अब काफी आसान होना चाहिए। वैसे दिशाओं के इस भूल भुलैया के बाद एक और टर्म है जो ब्रेन की वायरिंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है।
वो है इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। ये सुनने में काफी हैवी मेडिकल टर्म्स लगते हैं। इप्सिलैटरल मतलब नोट्स के हिसाब से शरीर के एक ही तरफ के हिस्से, सेम साइड। हाँ, और कॉन्ट्रालैटरल मतलब विपरीत हिस्से, ऑपोजिट साइड। तो ये कॉन्ट्रालैटरल काम कैसे करता है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है? बहुत बड़ा काम है। जब आप अपने दाएं हाथ से मतलब राइट हैंड से चाय का कप उठाते हैं या पेन से कुछ लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है ब्रेन का कौन सा हिस्सा उसे कंट्रोल कर रहा है? दायां हाथ है तो शायद दायां हिस्सा। नहीं, यही तो जादू है। आपका लेफ्ट ब्रेन आपके राइट हाथ को कंट्रोल कर रहा है। हमारा पूरा शरीर इस क्रॉस वायरिंग पर काम करता है। मतलब ब्रेन के बाएं हिस्से से जो सिग्नल निकलते हैं वो रास्ते में कहीं क्रॉस कर जाते हैं? बिल्कुल। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन के बाएं हिस्से से निकलते हैं, नीचे ब्रेन स्टेम तक जाते हैं और वहां मेडुला नाम की एक जगह पर वो लिटरली दूसरी तरफ क्रॉसओवर कर जाते हैं। लेकिन क्यों? मतलब इतना घुमा फिरा कर कनेक्शन क्यों? लेफ्ट ब्रेन को लेफ्ट हाथ कंट्रोल करने देते, सीधा सीधा काम हो जाता। हाँ, इंजीनियरिंग के हिसाब से तो सीधा कनेक्शन बेस्ट था, लेकिन इवोल्यूशन कुछ अलग तरीके से सोचता है। सबसे पॉपुलर थ्योरी ये है कि जब शुरुआती जीवों का नर्वस सिस्टम बन रहा था तो उन्हें प्रेडेटर्स से बचने के लिए क्विक रिफ्लेक्स चाहिए थे। रिफ्लेक्स जैसे? जैसे मान लीजिए एक मछली पानी में तैर रही है, अचानक उसे दाईं तरफ से किसी खतरे का एहसास होता है। अब अगर दाईं आंख का सिग्नल सीधे बाईं तरफ की मसल्स को ट्रिगर करे तो मछली झटके से विपरीत दिशा में मुड़कर भाग सकती है। अरे वाह! तो क्रॉस वायरिंग में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा दिए। एग्जैक्टली। और हम आज भी उसी लाखों साल पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म को कैरी कर रहे हैं। क्या बात है! मतलब दाएं हाथ से ब्रश करना भी कोई साधारण बात नहीं है। अगर यहां तक समझ आ गया है तो कमेंट में ब्रेन लिखो, ब्रेन फायर, ताकि मुझे पता चले आप सीरियस हो। बिल्कुल। और जो लोग सच में सीरियस हैं उनके लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगर मस्तिष्क के बाएं हिस्से में कोई हलचल है और उसका असर शरीर के बाएं हिस्से पर ही हो रहा है, मतलब कोई क्रॉसिंग नहीं हुई, तो उसे हम कौन सा टर्म कहेंगे? इसका जवाब तो हमारे पिछले डिस्कशन में ही छिपा है। खैर, क्रॉस वायरिंग के बाद अब बात करते हैं ब्रेन के उन हिस्सों की जो हमारी सोच, हमारी आइडेंटिटी और हमारे कॉन्शियस डिसीजंस को हैंडल करते हैं। आप लोब्स की बात कर रहे हैं, राइट? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिस्से। हाँ, मैंने विजुअल गाइड में देखा, वहाँ अलग अलग रंग बिरंगी संरचनाएं थीं। फ्रंटल लोब, पार्श्व या पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। बिल्कुल, ये हमारे ब्रेन का सबसे एडवांस्ड हिस्सा है। और अगर हम इसमें भी फ्रंटल लोब की बात करें, जो सिर में सबसे आगे होता है, वो तो समझ लीजिए पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। नोट्स में लिखा था कि ये फ्रंटल लोब में योजना बनाने, सोच और स्मृति निर्माण का काम होता है। तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ जैसे फ्रंटल लोब हमारे दिमाग की कंपनी का सीईओ है? ये सीईओ वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। मतलब जब सुबह उठकर हम तय करते हैं कि आज क्या क्या काम करने हैं, कौन सी मीटिंग पहले अटेंड करनी है, तो ये सारा फ्यूचर प्लानिंग हमारा सीईओ यानी फ्रंटल लोब ही कर रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, सीईओ का एक और बड़ा काम होता है इम्पल्स को कंट्रोल करना। मतलब अगर आपको किसी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है कि चिल्ला दें, तो वो आपका फ्रंटल लोब ही है जो कहता है नहीं, ये ऑफिस है, यहाँ चिल्लाना सही नहीं होगा। वाह! और फिर ये टेम्पोरल लोब क्या करता है? ये तो कान के पास होता है ना? हाँ, साइड में। टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन सुनने और भाषा को समझने से जुड़ा है। तो अगर फ्रंटल लोब सीईओ है, तो क्या टेम्पोरल लोब को हम कंपनी का ऑडियो इंजीनियर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। वो बाहर से आने वाली सारी आवाज़ों को प्रोसेस करता है। ये तय करता है कि जो आवाज़ आ रही है वो किसी गाड़ी का हॉर्न है या आपके किसी दोस्त की आवाज़ है। और मजे की बात ये कि ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। मतलब ऑडियो इंजीनियर आवाज सुनता है और सीईओ को रिपोर्ट करता है कि बॉस बाहर हॉर्न बज रहा है, शायद हमें साइड हटना चाहिए। एकदम सही। इसी तरह से ब्रेन का हर लोब अपना काम करते हुए भी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होता है। स्टूडेंट्स के लिए इस फ्रंटल लोब को याद रखने का मुझे एक बहुत ही सिंपल रिवीजन टिप मिल गया है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, फ्रंट का मतलब होता है आगे। तो जो आगे की सोचता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, वो काम फ्रंटल लोब करता है। आगे का हिस्सा, आगे की सोच। अरे ये तो बहुत ही कैची है। आगे का हिस्सा, आगे की सोच। बढ़िया है। तो अब एक छोटा सवाल श्रोताओं के लिए। अगली बार जब आप सुडोकू या कोई मुश्किल पहेली सुलझाएं तो खुद से पूछें, आपके दिमाग का कौन सा सीईओ काम कर रहा है? फ्रंटल लोब तो कॉन्शियस माइंड हो गया, लेकिन हमारे ब्रेन में एक और सिस्टम है जो थोड़ा छुप कर काम करता है।
गहराई में। अच्छा, आप लिम्बिक सिस्टम की बात कर रही हैं ना? हाँ, लिम्बिक सिस्टम। अगर फ्रंटल लोब सीईओ है जो लॉजिक पर चलता है, तो लिम्बिक सिस्टम वो जगह है जहां कंपनी का सारा जुनून, इमोशंस, डर और पुरानी यादें स्टोर होती हैं। मतलब ये हमें इंसान बनाता है एक तरह से। इसके 4 मेन हिस्से बताए गए थे: हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। नाम तो काफी डरावने हैं यार। हम नाम थोड़े हैवी हैं, लेकिन इनके काम बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस को ही ले लीजिए। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और नई चीजें सीखने का सेंटर है। तो अगर मैं इसे कंप्यूटर से कंपेयर करूं, तो हिप्पोकैम्पस मेरे ब्रेन की हार्ड ड्राइव है। बिल्कुल, एक ऐसी हार्ड ड्राइव जो खुद तय करती है कि कौन सी नई इन्फॉर्मेशन पुरानी फाइल के साथ जोड़कर हमेशा के लिए सेव करनी है और कौन सी डिलीट करनी है। और इसके ठीक पास जो एमिगडाला होता है, वो क्या करता है? एमिगडाला हमारे बहुत ही तीव्र भावनाओं को, इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करता है, खासकर डर और गुस्से को। ओहो, मतलब एमिगडाला हमारे घर का अलार्म सिस्टम है। जैसे अगर बिल्डिंग में आग लगती है तो अलार्म बज जाता है। एकदम सही। जब कोई तेज आवाज होती है और आप अचानक डर कर उछल पड़ते हैं, तो फ्रंटल लोब को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। वो एमिगडाला है जो सीधा फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर देता है। अलार्म सिस्टम। अच्छा, और इन सब के बीच में हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस आपकी बेसिक नीड्स को कंट्रोल करता है: भूख, प्यास, नींद और शरीर का तापमान। तो ये तो सीधा सीधा हमारे घर का स्मार्ट थर्मोस्टाट हो गया ना। हाँ, जब आपको रात में अचानक बहुत तेज भूख लगती है, तो हाइपोथैलेमस ये अलार्म बजा रहा होता है कि बॉडी का ब्लड शुगर कम है, जाके कुछ खा लो। अच्छा, हिप्पोकैम्पस हार्ड ड्राइव हो गया, एमिगडाला अलार्म सिस्टम, हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट, और फिर थैलेमस क्या है? थैलेमस सिग्नल्स को रूट करने का काम करता है। रूट करने का मतलब? भी सेंसरी सिग्नल्स आते हैं, अच्छा। जैसे आंखों से देखना, कानों से सुनना, हम्म। वो सीधे लोब्स में नहीं जाते। अच्छा। वो पहले थैलेमस के पास जाते हैं। हाँ। थैलेमस पहले उन्हें रिसीव करता है और फिर तय करता है कि ओके, ये आवाज का सिग्नल है, इसे ऑडियो इंजीनियर यानी टेम्पोरल लोब के पास भेजो। क्या बात है, सच में एक कॉल सेंटर ऑपरेटर की तरह। मुझे इन नामों को याद रखने के लिए एक बहुत ही फनी टिप सोच रही है, खासकर हिप्पोकैम्पस के लिए। बताइए, फनी टिप्स ही सबसे ज्यादा याद रहते हैं। हिप्पोकैम्पस, बस एक हिप्पो मतलब दरियाई घोड़े की कल्पना कीजिए, जी। जो एक कॉलेज कैंपस में पढ़ता है। एक हिप्पो जो कॉलेज जा रहा है। हाँ, और इस हिप्पो की याददाश्त बहुत तेज है और वो हर दिन कैंपस में नई चीजें सीखता है। तो कैंपस जाने वाला तेज दिमाग वाला हिप्पो मतलब सीखने और याददाश्त का केंद्र, हिप्पोकैम्पस। अरे, ये तो कोई स्टूडेंट कभी नहीं भूलेगा। बेहतरीन टिप है। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला छोटा सवाल, जब आपको अपनी फेवरेट डिश देखकर जोरों की भूख लगती है, तो दिमाग का कौन सा स्मार्ट थर्मोस्टेट एक्टिव हो जाता है? अब हम ब्रेन के सबसे पुराने हिस्से की तरफ चलते हैं, लिम्बिक सिस्टम के भी नीचे, ब्रेनस्टेम और सेरेबेलम, राइट? जो सबसे निचले हिस्से में होते हैं। हाँ, ये एवोल्यूशन के नजरिए से इतने पुराने हैं कि इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम अपनी बिल्डिंग वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो फ्रंटल लोब अगर टॉप फ्लोर का पेंट हाउस है, तो ब्रेन स्टेम बिल्डिंग की नींव या पावर ग्रिड होना चाहिए। बिल्कुल, ब्रेनस्टेम सर्वाइवल कंट्रोल करता है। हमारे दिल की धड़कन, सांस लेना, ब्लड प्रेशर, ये सब ब्रेनस्टेम का काम है। तो मतलब ये एक हवाई जहाज के ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है। हमें कभी ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे मुझे अब सांस लेनी है। सोचिए, अगर फ्रंटल लोब को सांस लेना कंट्रोल करना पड़ता तो हम सो ही नहीं पाते। हम सोते रहते हैं और ऑटो पायलट यानी ब्रेनस्टेम बैकग्राउंड में काम करता रहता है। और सेरेबेलम वो क्या करता है? नोट्स में लिखा था कि वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाता है। हाँ, सेरेबेलम साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें ब्रेन के आधे से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। वो एक जिम्नास्ट की तरह है। जिम्नास्ट तो मतलब संतुलन बनाने के लिए। हाँ, जैसे जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या साइकिल चलाते हैं। एकदम सही। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आपको लगता है कि आप बस पेडल मार रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सेरेबेलम मिलीसेकंड्स में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहा होता है। मैथ कैलकुलेशंस साइकिल चलाते वक्त। हाँ, वो जॉइंट्स, मसल्स और आंखों से डेटा लेता है। अगर आप जरा सा भी लेफ्ट झुकते हैं तो सेरेबेलम तुरंत राइट साइड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है ताकि आप गिरे नहीं। माइंड ब्लोइंग। बैकग्राउंड में पूरा फिजिक्स और मैथ चल रहा है और हमें पता भी नहीं। इस सेरेबेलम को याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है। क्या? सीरीबेलम। इसमें बेल यानी घंटी शब्द आता है। अच्छा, बेल। हाँ, तो बस एक ऐसी संतुलन बनाती हुई घंटी की कल्पना कीजिए जो लगातार हिलती है लेकिन कभी गिरती नहीं है। न गिरने वाली बेल यानी बैलेंस, यानी सेरिबेलम। ये तो विजुअलाइजेशन का परफेक्शन है।
बहुत बढ़िया रिवीजन टिप है। तो मेरा छोटा सवाल यह है कि रात में गहरी नींद में सोते वक्त भी हमारी सांसें कौन चलाता रहता है? हमारे इस ऑटो पायलट का नाम क्या है? आज हमने फ्रंटल लोब वाले सीईओ से लेकर नीचे ऑटो पायलट वाले ब्रेन स्टेम तक सब कुछ डिस्कस कर लिया। लेकिन इन सारी नोट्स को पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बात आ रही है। अच्छा, कौन सा विचार? मतलब हमने इन सबको अलग अलग पढ़ा। ऐसा लगता है कि एमिगडाला सिर्फ डर रहा है, सेरिबेलम सिर्फ बैलेंस बना रहा है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान सड़क पर चल रहा है और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आती है, तो जाहिर है वो इंसान तुरंत पीछे की तरफ छलांग लगा देगा बचने के लिए। हाँ, लेकिन उस 1 मिलीसेकंड में शरीर के अंदर क्या होता है? विजुअल सिग्नल थैलेमस के पास जाता है। थैलेमस तुरंत खतरे का सिग्नल एमिगडाला को देता है। फिर एमिगडाला डर का अलार्म बजाता है। बिल्कुल, एमिगडाला ब्रेन स्टेम को कहता है कि हार्ट रेट बढ़ाओ ताकि मसल्स को खून मिले। उसी पल फ्रंटल लोब डिसाइड करता है कि लेफ्ट कूदना है या राइट, और सेरेबेलम हवा में छलांग लगाते हुए शरीर को बैलेंस करता है ताकि इंसान गिरे नहीं। वो भाई साहब रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रोसेस है ये। ये सब कुछ एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। मतलब ब्रेन की ये नेटवर्किंग स्पीड किसी भी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर से कहीं कहीं ज्यादा तेज है, बिना किसी डाउट के। सच में आज का ये डीप डाइव तो दिमाग को चकरा देने वाला सफर रहा। ये सिर्फ एक ऑर्गन या अंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा यूनिवर्स है जो हमारे सिर के अंदर चल रहा है। खैर, आज के इस डीप डाइव को हम यही रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक आखिरी चैलेंज छोड़ के जाया हूं। चलिए देखते हैं किसका ब्रेन कितना एक्टिव है। अब बताओ। हाँ, मेमोरी किस पार्ट में बनती है? अगर सही बताया तो आप टॉपर लेवल पे हो। सैचुरेशन